डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवर्ड है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 6 महीने से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हूँ। मेरे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं और मेरा घर भी बिक चुका है। मैं रोड पर आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ काम ढूंढने की कोशिश करता ही रहता हूँ। खाने पीने के पैसे तो बन ही जाते हैं, लेकिन मैं घर का रेंट नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी कभी सड़क पर सोना पड़ता है। कई दिन मैं दोस्तों के साथ बिता आता हूँ और उनके घर में सो आता हूँ, लेकिन फिर भी अपना घर होना अच्छा होता है, जो मैं गंवा चुका हूँ। शायद मेरी शराब की लत ने मेरे सारे पैसे उजाड़ दिए। मैं उस लत से दूर तो निकल पाया, लेकिन अब मेरे हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। कभी कभी काम मिलता है और कुछ पैसे मिलते हैं और मैं रहता भी लास वेगास में हूँ। यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे मांग कर काम चल जाता है और थोड़ा बहुत किसी की मदद करके उससे पैसे बन जाते हैं, लेकिन मुझे पैसों की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और कभी कभी मन करता है मैं चोरी करना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरा मन मानता नहीं और मैं इसे नकार देता हूँ। फिर भी मांगना चोरी करने से अच्छा ही है। मैं बुरा इंसान नहीं बनना चाहता, इसीलिए मांगना बेहतर समझता हूँ। मैं सड़क किनारे बैठा रहता हूँ। वहाँ मैंने बोर्ड पर यह लिखा है, कोई भी किसी भी तरह का मुझे काम दे और मैं उस काम को करूँगा। पैसे कमाना चाहूँगा। कोई भी यहाँ पर पैसे फेंक करना चाहे। हर कोई खुशी से कुछ पैसे दे देता है, जबकि कोई मेरी मदद मांग लेता है, उसके बदले में मुझे पैसे दे देता है। मैंने कई जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मैले और गंदे कपड़े शायद मुझे काम दिलाने नहीं देते। लेकिन ये तब की बात है जब मेरे पास 2 काले कोट वाले आदमी आए। वो मुझे कह रहे थे कि काम चाहिए, पैसे मिलेंगे। मैं तो पहले से काम चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो कितने पैसे देंगे। मैंने सोचा $100-200 मांग के देखता हूँ, शायद इतने एक दिन के दे दें जिससे मैं 1 हफ्ते का गुजारा कर पाऊँ। लेकिन उन्होंने कहा $50,000 मिलेंगे। बस एक काम करना होगा जो 10 दिन का होगा। ऐसी बीहड़ जगह पर रहना होगा जहाँ पर रहना मुश्किल है। वहाँ जो भी घटेगा उसे किताब में दर्ज करना है। तुम पर नज़र रखी जाएगी, जान का खतरा नहीं होगा। बस वहाँ जो भी घटेगा उसे नोट करना है। मैं खुश हो गया था। शायद रिसर्च के बारे में कोई काम हो, शायद किसी का असिस्टेंट बनना है। मैं हर चीज़ को नोट करूँगा। मेरे लिए ये अच्छी बात थी। भले ही मैं सड़क पर आ गया था, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना आता था, इसीलिए मैं ये काम कर सकता था। शायद उन्हें भी इस बात का पता लग गया होगा। वो मेरे पास आए हैं। मैंने अपना जो थोड़ा बहुत सामान था वो पैक किया और मैं उनके साथ चल पड़ा। ये जगह भी नेवाडा में ही होने वाली थी। आखिर ऐसे रेगिस्तानी इलाके में कौन सी वो बीहड़ जगह जहाँ पर मुझे रहना होगा और वहाँ क्या नोट करना होगा जो और कोई नहीं कर पाता। मुझे एक खास जगह पर ले जाया गया जिसे चारों तरफ से बंद किया गया था। उस पर आर्मी के बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे। मैं इस जगह को पहचानता नहीं था। क्या मैं आर्मी की किसी खास जगह पर जाने वाला था? बड़े से गेट को खोला गया और ये इलेक्ट्रिक गेट था जिसे खास कीवर्ड से ही खोला जा सकता था। मैं देख रहा था हमें किसी खास जगह पर ले जाया जा रहा था। मेरे साथ बैठे वो सब लोग क्या मेरी तरह काम करने वाले थे या वो आर्मी ऑफिसर थे? मुझे नहीं पता। बस मैं एक तरफ देखे जा रहा था। हमारी गाड़ी में कई लोग थे। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर जैसे लग रहे थे। एक आदमी जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला था, ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्मी में ऊंचे पद पर होगा। वो गाड़ी अब आगे बढ़ना शुरू हो गई। यह सच में एक बीहड़ था, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े टावर लगे हुए थे। उन्हीं के साथ यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें थी और मैंने देखा
बड़े बड़े टावर पर लोग बैठे हुए थे। वो शायद स्नाइपर गन लेके किसी पर निशाना लगा के बैठे हुए थे। ये कोई खुफिया जगह लगती है आर्मी की, और मुझे यहाँ पर काम करना होगा। वैसे $50,000 शायद मैंने पहले इतने कम समय में कभी नहीं कमाए होंगे। इतने पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं घर का रेंट दे सकता हूँ, अपने लिए खाना ले सकता हूँ, अपने लिए कपड़े ले सकता हूँ। उसके बाद मैं अच्छा बन जाऊँगा और मुझे काम मिल जाएगा। इस तरह मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ हमें दूर दूर तक कोई ऑफिस नजर नहीं आ रहा था, बल्कि बिल्कुल सामने बीहड़ में एक बड़ा सा बंकर नजर आ रहा था। हमारी गाड़ी भी उसी तरफ बढ़े जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें आर्मी का कोई सीक्रेट मिशन तो नहीं करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझ में शायद उतनी काबिलियत नहीं है। मैं आर्मी की तरह ट्रेंड थोड़े ना हूँ, लेकिन चलो लिखने का काम है, शायद थोड़ा आसान ही होगा। हमारी गाड़ी उस बंकर के पास पहुंची और गाड़ी में बैठे सभी लोग उतर गए। उन्हें भी इशारा किया गया आगे बढ़ने का। उस बंकर के आगे एक काले रंग का गेट लगा हुआ था। आसपास हमें कोई नजर नहीं आ रहा था। उस बीहड़ में जैसे कोई रहता ही ना हो और वहां पर जैसे कोई ऑफिस हो ही ना। लेकिन जैसे ही वो गेट खोला, उसके अंदर काफ़ी सारी लाइट्स लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था हमें सीढ़ियाँ उतरकर थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ शायद बेसमेंट बनी हुई होगी। हम उस सीढ़ियों से उतरने लगे और नीचे सच में बहुत बड़ी बेसमेंट थी। इस बेसमेंट में कई सारे कमरे नजर आ रहे थे। ये बहुत ही पुरानी बेसमेंट लग रही थी, जैसे बहुत खुफिया हो। वहाँ हम आगे बढ़ रहे थे और फर्श पर नमी थी, जैसे थोड़ा सा पानी जमा हुआ हो। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और वो कमरे अंदर से टूटे हुए लग रहे थे। वहाँ कांच की खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी और वो दरवाजे भी टूटे हुए महसूस हो रहे थे, जैसे उन्हें दोबारा जोड़ा गया हो। हम देख रहे थे आसपास हर जगह हमें कैमरे नजर आ रहे थे। हम 15 से 20 मिनट तक चले और आगे जाकर कांच का एक दरवाज़ा नजर आया। हम वहाँ पर रुक गए। हम लगभग 15 से 20 के करीब लोग थे और वहाँ पर हमें रुके हुए लगभग आधा घंटा हो गया था और अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर कोई इधर उधर देख रहा था। किसी को ये पता ही नहीं था कौन यहाँ पर आर्मी ऑफिसर है, कौन सीक्रेट एजेंट है और कौन मेरी तरह से सड़क से उठाया हुआ आदमी है। हर किसी की नज़र अलग सी लग रही थी। मुझे थोड़ा डर था। ये सारे आर्मी ऑफिसर हुए और मैं अकेला हुआ तो क्या मुझे कोई ज़्यादा खतरनाक काम करना होगा? सरकार बहुत ही खुफिया खास एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें लोगों की जान भी जाती है। कहीं ये भी वैसा ही तो नहीं? कहीं इसमें मेरी जान तो नहीं जाएगी? इतने ज़्यादा पैसे वरना छोटे से काम के नहीं मिलते। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। यहाँ खड़े खड़े मेरे दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। लेकिन तभी वो कांच का दरवाज़ा खुला और उसके आगे एक बहुत बड़ा हॉल था। वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई थी और उसके सामने कई लोग बैठे हुए थे, जैसे वो किसी चीज़ पर नज़र रख रहे हों। हर एक स्क्रीन पर हम देख रहे थे एक कमरा नजर आ रहा था जिसमें कोई नहीं था। ये नमी भरा एक अलग सा कमरा था जिसके अंदर एक लाल रंग की लाइट लगी हुई थी और एक बेड रखा गया था। हमें नहीं पता था कि उसमें क्या दिखाई दे रहा है। हम वहाँ खड़े हो गए। लगभग 20 के 20 लोग वहाँ पर खड़े थे और सामने से एक आदमी आया जिसने पीले रंग की टोपी पहनी हुई थी। उसने एक कोट पहना हुआ था जो बहुत ही नीचे था। मैं इस फैशन को नहीं पहचानता, लेकिन मैंने जिंदगी में ऐसा कोट कभी नहीं देखा था। सब लोग वहाँ पर अलग ही लग रहे थे और उन्होंने मास्क तक पहना हुआ था, जैसे वो अपना चेहरा छिपा रहे हों और किसी खास बीमारी से बच रहे हों। ऐसे सूट तो तब पहने जाते हैं जब अस्पताल में कोई बड़ी बीमारी फैली हो, लेकिन उस पीली टोपी वाले ने किसी तरह का कोई मास्क या कोई सूट नहीं पहना हुआ था। उसके बाद उस पीली टोपी वाले ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, यहाँ से आर्मी ऑफिसर अब जा सकते हैं। इतना कहने के बाद ही 10 से 12 लोग पीछे की तरफ मुड़े और वो उस कांच के दरवाजे से बाहर चले गए। यहाँ पर सिर्फ 7 लोग बचे थे और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मुझे उन 7 को देखने में ऐसा नहीं लगा कि वो आर्मी ऑफिसर थे, बल्कि वो साधारण इंसान लग रहे थे। उनके पुराने कपड़े देखकर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उन्हें भी सड़क से उठाया गया हो। मैं बाकी लोगों को भी पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो आर्मी ऑफिसर पीछे मुड़कर गए थे उन्होंने भी कटे फटे से कपड़े पहने हुए थे।
पता ही नहीं लगा हमारे बीच में कौन आर्मी ऑफिसर है और कौन साधारण इंसान। अब वो पीली टोपी वाला ये कहने लगा, आप सबको शायद बताया गया होगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। आपको बस एक काम करना है, एक डायरी रखनी है, उसमें सब कुछ लिखते जाना है। जो भी आपके साथ घटता है, जो कुछ भी होता है, उसे नोट डाउन करना है। यहाँ पर कुछ लोग स्क्रीन पर बिठाए गए हैं, वो आप पर हर दम नज़र रखेंगे। वो देखते रहेंगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या मांगते हैं। लेकिन जब आप इस दरवाजे से आगे निकल जाएंगे तो 10 दिन के बाद ही बाहर आ पाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लें, 10 दिन से पहले आप बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी है, किसी तरह की ज़रूरत है, आप पहले बता सकते हैं। बाद में बाहर आना अलाउड नहीं है। अगर अंदर आपको कोई गंभीर बीमारी भी हो जाती है तो आपको 10 दिन के बाद ही बाहर ले जाया जाएगा। उससे पहले आप बाहर आ ही नहीं सकते, भले ही आपकी जान जा रही हो। उसके ये शब्द सुनकर मेरी सांस जैसे हलक में ही अटक गई थी। मैं सोच रहा था आखिर करूं क्या, लेकिन दिमाग में वो ख्याल घूम रहे थे, वो सड़क के ख्याल। वहीं पर काम करना पड़ेगा, कुछ काम मिलेगा नहीं, पैसे मांगने पड़ेंगे। भले ही यहाँ पर मैं जिंदा बच जाऊं, लेकिन $50,000 तो मिलेंगे। इसी के साथ शायद ये इलाज भी करवा कर देंगे, तो पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, जिंदगी सुधर जाएगी। वैसे भी मैं मरने की कगार पर पहुंचा हुआ हूं, काम तो मिलता नहीं, एक न एक दिन भूख से मर ही जाऊंगा। और सर्दियां आने वाली हैं, मेरे पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं, शायद ठंड से ही मर जाऊं। क्यों ना अंदर जिंदा रहने की कोशिश करूंगा, सारा सामान लेकर जाऊंगा, खाने पीने का सारा सामान मांग लूंगा। इसके बाद मैंने ही सबसे पहले आवाज़ लगाई, सर हमें खाने पीने को सब कुछ मिलेगा ना, भूख से तो नहीं मरेंगे। लेकिन उस पीली टोपी वाले ने कहा, खाने पीने का सारा सामान, कपड़े, हर ज़रूरत की चीज़ तुम्हारे कमरे में होगी, वो कभी कम नहीं पड़ेगी। लगभग 60 दिनों का सामान अंदर है, वो तुम 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो अगर कर सको। इसके सिवा हर चीज़ जो इंसान को चाहिए होती है, भले ही वो दवाई हो या और कोई चीज़, वो सब तुम्हारे कमरों में पहुंचा दिया गया है। ज़रूरत तुम्हें किसी चीज़ की नहीं पड़ेगी। मैंने उनसे कहा, क्या हमें टीवी मिलेगा, या हम 10 दिन के लिए क्या करेंगे, उसका कोई जुगाड़ लगाया है? उस पीली टोपी वाले ने कहा, अंदर आप बाहर की किसी चीज़ से कांटेक्ट नहीं कर सकते, ना मोबाइल ना टीवी। आप अंदर रहेंगे और अंदर जो भी होगा ऑब्जर्व करेंगे और उसे डायरी में लिख देंगे। इससे पहले भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और हमें उसकी रीडिंग के साथ आपकी रीडिंग मैच करनी है, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अंदर कुछ खास होगा नहीं, बल्कि हम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 10 दिन तक इस तरह अकेले रखने के बाद इंसानों के स्वभाव में क्या फ़र्क आता है। हम आपके भी स्वभाव में फ़र्क देखना चाहते हैं कि आपको कितना गुस्सा आता है। आप हर चीज़ बस लिखते जाना, जैसा मन कर रहा है, जो खाने का मन कर रहा है, जो करने का मन कर रहा है, आपको बस डायरी में नोट डाउन करना है। वहाँ सबने अपने अपने सवाल पूछ लिए थे और हमें पता लग गया था हमें अंदर कमरों में जाकर क्या क्या करना है। बाहर एक बड़ा सा हॉल था, इसी के साथ 7 कमरे थे 7 लोगों के लिए। यहाँ 7 लोगों पर एक्सपेरिमेंट होने वाला था और हर रोज़ वो शायद यही कुछ करते, बाकी सब कुछ हमें अंदर जाकर पता लगने वाला था। हम उस लोहे के बड़े से गेट के अंदर गए। हम 7 अब अंदर थे और गेट को बंद कर दिया गया। इतना मोटा गेट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, अंदर बहुत ही अच्छा माहौल था। हर जगह सामान ही सामान पड़ा था। वहाँ तो खेलने के लिए सामान भी रखा गया था, वहाँ कंप्यूटर वीडियो गेम्स भी रखी गई थी, इसी के साथ बहुत सारी किताबें रखी गई थी। शायद हम 10 दिन तक यहाँ पर मनोरंजन कर सकते थे। मुझे लगा था यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग सब कुछ था। मुझे तो सबसे अच्छी एक ही चीज़ लगी, वो थी पलंग, जिस पर सोए हुए मुझे कई साल हो चुके थे। मैंने वहाँ से कई सारी किताबें उठाई। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरे कमरे में भी खाने पीने का बहुत सारा सामान पड़ा था। 10 दिन इससे बड़ी ही आसानी से निकल जाते। उस आदमी ने बताया था यहाँ खाने पीने का सामान भी 60 दिनों तक का है, तो 10 दिन तो बड़ी ही आसानी से निकलते। यहाँ पर सब कुछ था, मीट से लेकर अंडे तक, चॉकलेट से लेकर हर तरह का सामान। तो मुझे खुशी हुई, मैं कुछ भी खा सकता था और ये सब भी बना बनाया था, तो मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
ये हमारा पहला दिन था और हम बाहर एक टेबल पर आकर सातों लोग बैठ गए। सातों लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। इसके बाद मैंने ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हम सबको यहाँ पर 10 दिन निकालने हैं। सबसे पहले हम एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। हर किसी ने अपना नाम बताया। वहाँ पर 5 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं। इस तरह 7 लोग एक दूसरे से बात करने लगे। वो पहला दिन तो एक दूसरे को जानने में लग गया। उसके बाद शाम के 7 बज गए थे। मैंने कहा, चलो अपने अपने कमरे में जाकर बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं। आज जो जो हुआ उसे नोट डाउन करना है। हम हर रोज़ ऐसा ही करेंगे। एक बार हम दोपहर को कुछ नोट डाउन कर दिया करेंगे, उसके बाद रात को नोट डाउन करेंगे। हम किसी भी चीज़ को छूटने नहीं देंगे। जो भी किसी भी समय कुछ नोट डाउन करना चाहे वो जाकर कर सकता है। बाकी समय हम यहीं पर निकालेंगे। कोई खास रूल्स नहीं बनाए गए हैं। हम जो करना चाहें कर सकते हैं। मैं अपने कमरे में आ गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने पहले तो अपना खाना खाया। मैं पेट भर के खाना खा चुका था। शायद इससे पहले इतना ज़्यादा खाना मैंने कई साल पहले खाया था। उसके बाद मैंने वो डायरी खोली जो शुरू से ही खाली थी। मैंने लिखना शुरू कर दिया, आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं हर चीज़ को लिख रहा था, यानी कैसे मैं सड़क पर था और उसके बाद यहाँ तक पहुँचा। मुझे कैसा एहसास हुआ, कब कब मैं डरा और कब कब मुझे खुशी हुई। मुझे पैसे से खुशी हुई थी और यहाँ पर 10 दिन बिताने हैं, इसे सोचकर थोड़ी सी घबराहट हुई थी। मैंने हर एहसास को लिखा था उसमें। मैंने उसमें उस चीज़ का जिक्र भी किया था। जॉन अंकल, वो आज अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। यहाँ पर सबसे अजीब वही लग रहे थे, जैसे उन्हें कुछ पता हो, वो बता नहीं रहे। पहले तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, कहीं वो आर्मी ऑफिसर तो नहीं हमारे बीच में रहकर हमारे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे होंगे, या वो यहाँ रहकर कुछ ना कुछ अलग करेंगे, या ये एक्सपेरिमेंट ही कुछ अलग हो जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया। इससे ज़्यादा जानकारी तो यहाँ रहकर ही होने वाली थी। ये तो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट लगता है। जॉन अंकल के बारे में मुझे ज़्यादा जानना होगा, उनसे ज़्यादा सवाल करने होंगे। मुझे उनसे डर लगने लगा था। लगभग रात के 11 बजे तक मैं सोया नहीं था, बस बातें सोचता जा रहा था, किताबें पढ़ता जा रहा था। लेकिन 11 बजे मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे लगा मेरे बेड पर मेरे सिवा भी कोई मौजूद है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे एहसास हुआ मुझे सांसों की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे पैरों के चलने की आवाज़ भी आई थी, लेकिन सच में वहाँ पर कोई नहीं था। शायद ये मेरा भ्रम होगा। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे से कुछ सामान गिरा। मैं एकदम से उठ गया और देखने लगा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ प्रैंक किया जा रहा है। अपने आप सामान गिराया जा रहा है, पास से आवाज़ें आ रही हैं। शायद ये कोई हॉरर शो तो नहीं, हमें डराने के लिए यहाँ पर बंद तो नहीं किया गया। अब मैं इस तरफ मुंह करके ही बैठा हुआ था। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कैसे अपने आप सामान गिरता है। कैमरा बिल्कुल सर के ऊपर लगाया गया था। ज़रूर ही वो लोग मुझे भी देख रहे हैं। मैं बार बार कैमरे की तरफ इशारे कर रहा था कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे चाहे जितना डराना हो डरा लो। लेकिन मेरे सामने वो कांच का गिलास नीचे गिरा, जबकि उसके नीचे टेबल किसी भी तरह से हिलाया नहीं जा सकता था। कोई भी ऐसी तकनीक इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी कि कहीं से बटन दबाया और वो गिलास गिर गया हो, लेकिन वो अपने आप गिरा था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये प्रैंक का हिस्सा है या इनके पास कोई ऐसी तकनीक है जिससे वो हमें डरा रहे हैं? मुझे नहीं पता। मैं बार बार कैमरे की तरफ देखकर ये कह रहा था, ये अच्छा है। ये मैं सच में डर गया था। उस रात सोने में काफ़ी परेशानी हुई। सामान गिरता रहा, आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मैं आंख बंद करके पड़ा रहा, जैसे मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही ना हो। वैसे भी मैं सड़क पर ऐसे ही सोता हूँ, नींद कम ही आती है, आवाज़ें आती रहती हैं, लोग मुझे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेशर्म होकर वहाँ पड़े रहना पड़ता है। भले ही कोई लाते मारता रहे, भले ही 2-4 मुक्के कोई मार जाए, लेकिन वहाँ बेशर्मों की तरह पड़े रहना पड़ता है। ये अगली सुबह हो चुकी थी। हम सब उस टेबल पर आ गए थे। उस समय हर कोई एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई बात करना चाहता हो। हर किसी की नज़र देखी मैंने, वो ऐसा ही एहसास दे रहे थे, तो बात मैंने ही शुरू कर दी।
कल रात मेरा सामान अपने आप गिरता रहा। वो सांस की आवाज़ें कान के पास से आईं। अपने आप सामान कैसे गिर सकता है? मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे कमरे में भूत प्रेत हों। तभी वो लड़की उठी और वो डर कर पीछे हट गई और कहने लगी, सच में मेरे कमरे में भी सामान अपने आप गिर रहा था। लगता है हमारे कमरों में भूत छोड़े गए हैं। शायद ये भूतों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शायद हमें भूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैंने उस लड़की को कहा, परेशानी की बात नहीं है। मुझे लगता है ये हमारे साथ प्रैंक किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है। शायद ये कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई और टीवी चैनल पर हमें दिखाया जा रहा हो। शायद हम फेमस हो सकते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना डरोगी ये हमें उतना ज़्यादा डराएंगे। मुझे नहीं लगता भूत प्रेत होते हैं, इसलिए आराम से बैठ जाओ। हम सबके साथ शायद ऐसा हुआ होगा। सबने सर हिलाया और हाँ में जवाब दिया, जबकि जॉन अंकल की नज़र सिर्फ अपने चाय के प्याले पर थी। वो जैसे हमारी बातों पर ध्यान दे ही नहीं रहे थे। मैंने आवाज़ लगाकर पूछा, जॉन अंकल आपके साथ कुछ हुआ? उन्होंने जैसे सुना ही ना हो। उनका पूरा ध्यान तो कप में पड़ी उस चाय पर था। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जॉन अंकल आपके साथ कुछ हुआ? तब जाकर जॉन अंकल को ध्यान में आया। वो मेरी तरफ देखने लगे और हाँ में जवाब देने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, इसीलिए मेरा ध्यान थोड़ा उस तरफ है। मैं जानता था जॉन अंकल कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं और बता नहीं रहे। आज दोपहर तक सब हॉल में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहे। मैं दोपहर के वक्त ही अपने कमरे में आ गया और उस डायरी में हर चीज़ के बारे में लिखने लगा जो रात को मेरे साथ हुई। उसके बाद दिन के वक्त भी सबके साथ मैंने जो जो बात की मैं उसे लिखता रहा। किसने कैसा रिएक्शन दिया, मैंने जॉन अंकल के बारे में भी लिखा, क्योंकि मुझे शक था जॉन अंकल कुछ ना कुछ जानते हैं। वो थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है वो आर्मी ऑफिसर हैं और हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बीच में रहकर सब कुछ जानने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनको पकड़ चुका हूँ। ये सब बातें मैंने डायरी में लिखी, लेकिन आज दोपहर के समय ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे के पास किसी ने सांस ली हो। मैंने महसूस किया मेरे हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे, जैसे मैंने कुछ खाया ही ना हो। मुझे कमजोरी का एहसास सा हो रहा था। थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहे थे। वहाँ दोपहर के समय ही थोड़ा थोड़ा सामान गिर रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, शायद कमजोरी के कारण। शायद इतना अच्छा खाना मैं बहुत समय बाद खा रहा हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा खाकर ज़्यादा नींद आ रही है। यही सोचकर मैं वहाँ पलंग पर लेट गया। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लगभग रात के 8 बज गए थे, तब जाकर मेरी नींद खुली। मैं भागता हुआ बाहर हॉल की तरफ गया। मैं बाकियों को बताना चाहता था कि मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में रहा। मुझे बाहर कोई नज़र नहीं आया, बल्कि जॉन अंकल उस टेबल पर बैठे फिर से चाय पी रहे थे। थोड़ी देर तक मैं वहाँ पर बैठा रहा और मैंने देखा एक लड़की अपने कमरे से बाहर आई। वो जम्हाइयाँ ले रही थी और वो मुझसे कहने लगी, सॉरी शायद मैं दोपहर को सो गई थी। उसके बाद मैंने देखा एक एक करके सब लोग बाहर आ रहे थे और वो यही कह रहे थे कि उन सबकी आंख लग गई थी। ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा था। कैसे सबको नींद आ गई? आखिर सबने क्या खाया जिस कारण उनको नींद आ गई? मैंने सबसे पूछा उन्होंने क्या क्या खाया था। सबने अलग अलग चीज़ बताई। आखिर कैसे ये सामान खाकर हमें नींद आ गई थी? क्योंकि हम सब ने अलग अलग चीज़ें खाई थी और वो सब सामान तो हमारे कमरों में रखा हुआ है। कल रात भी हमने खाया, सुबह भी हमने खाया, हमें नींद नहीं आई, लेकिन दोपहर के समय ही हमें नींद क्यों आई? क्या इसके पीछे कोई राज था? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो बस अपने कमरे में गया और इन चीज़ों के बारे में भी नोट करने लगा। मैं कोई चीज़ को नहीं छोड़ता, बल्कि उस डायरी को अब अपने पास ही रखने लगा था। मैं जब भी किसी से बात करता उसे भी नोट डाउन कर देता। इसी तरह से 2 दिन निकल चुके थे और ये तीसरा दिन आ चुका था। आज सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके सामान खाता गया, लेकिन जैसे मेरा पेट भरने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने लगभग 3 से 4 दिन का खाना एक बार में ही खा लिया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब खाना जा कहाँ पर रहा है। मेरे पेट में तो जैसे खाली जैसा एहसास हो रहा था। मैंने भर कर पानी पिया और जैसे मेरी प्यास खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
लगभग आधे घंटे तक मैं खाता ही रहा। उसके बाद जाकर मेरा पेट भरा। फिर मैं बाहर आया और मैं जैसे थका थका महसूस कर रहा था। इतना ज़्यादा खाना खाया था मैंने, शायद इसीलिए मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा पचाने में ज़ोर लगा रहा था। मैं बाहर जाकर उस टेबल पर बैठ गया। उसके बाद मैंने देखा वहाँ सब लोग आए, वो भी धीरे चल रहे थे। हर कोई खाने की बात कर रहा था। मैं समझ गया था सबके साथ क्या हुआ है। सबको आज ज़रूर ही बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब एक एक से पूछा, हर किसी ने वही जवाब दिया। उन्होंने लगभग 3 से 4 दिन का खाना एक बार में ही खा लिया। लेकिन कैसे? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो हमारे शरीर में बदलाव ला रहा है, हमें भ्रम दिला रहा है। आज दिन के समय भी हमारे कमरों से काफ़ी ज़्यादा सामान गिर रहा था। हम उस टेबल पर बैठे उन आवाज़ों को सुन रहे थे। हर किसी के कमरे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जैसे अपने आप किताबें गिर रही हों, खाने का सामान गिर रहा हो। हम सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एक लड़की बोली, ये कोई प्रैंक नहीं लगता, मुझे लगता है यहाँ पर सच में भूत प्रेत हैं, वो हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं। मैं उस लड़की को बताना चाहता था कि मुझे भी इसी चीज़ का डर है। कहीं हम पर ऐसा एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा कि यहाँ पर भूत प्रेतों को छोड़ा गया है जो धीरे धीरे अपनी हरकतें बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ कमरों के अंदर से ही आवाज़ नहीं, बल्कि बाहर भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। सामान उस बड़े हॉल से भी अपने आप गिर रहा था। हमने वो चाय की कप अपने टेबल पर रखे थे, हमारा टेबल हिला तक नहीं और चाय के गिलास अपने आप फिसल कर नीचे गिर चुके थे, जैसे कोई उन्हें गिरा रहा था और हमें नज़र तक नहीं आता। रोज़ नई नई चीज़ें हो रही थी, हर रोज़ कुछ नया हो रहा था और हर बार एक कदम आगे। कभी हमारे शरीर में बदलाव होने लगते तो कभी सामान का गिरना अलग हो जाता। धीरे धीरे हमने अपनी आंखों के सामने सामान को उड़ते हुए देखना शुरू कर दिया था। ये 7वां दिन था और यहाँ पर हालात बदल चुके थे। सामान उड़कर कभी इधर गिरता तो कभी उधर। वो लोहे का दरवाज़ा इतना बड़ा था, ऐसी आवाज़ें आती जैसे कोई अंदर से उसे मार रहा हो, उसे खरोंच रहा हो। दीवारों पर खुरचने के निशान पड़ रहे थे, दरवाज़ों को जैसे तोड़ा जा रहा था, अपने आप उनमें दरारें आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब चीज़ थी हमारी भूख। हमारी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि हम आधे से ज़्यादा सामान खा चुके थे। मुझे लगने लगा था अगले आने वाले 3 दिनों में सामान की कमी पड़ने वाली है। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ सब अजीब अजीब हरकतें करने लगे थे। लड़कियां तो बस हंसती ही रहती, लेकिन जॉन अंकल बस टेबल पर बैठे एक दूसरे को घूरते ही रहते। उनमें जैसे कोई बदलाव आया ही नहीं था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा बदल से रहे थे। 8वां दिन बहुत ज़्यादा अजीब था। हमने लगभग खाने का सारा सामान खा लिया था। अब हमारे पास 1 दिन का सामान बचा था और 2 दिन और निकालने थे। इस चीज़ ने हमें डराना शुरू कर दिया। यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे लगा था 60 दिन का सामान बहुत होगा 10 दिनों के लिए, लेकिन ये ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गया है। अगर हमारी भूख इतनी ही पड़ी रही तो ये जो भी सामान पड़ा है हमारी भूख मिटा नहीं पाएगा। हम भूखे करेंगे क्या? उस दोपहर हमने सारा सामान खा लिया और अब 2.5 दिन बचे थे। बिना खाने के 2.5 दिन निकालने थे। हमें पता था हम जो भी इशारा करेंगे वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। हमें ऐसे ही ये दिन निकालने हैं, लेकिन कैसे इतनी ज़्यादा भूख को संभालेंगे? ये 9वां दिन था। भूख से हमारा हाल बेहाल हो चला था, क्योंकि हमने न रात का खाना खाया था न सुबह का खाना खाया था। हमारी भूख इतनी ज़्यादा थी और बिना खाना खाए हमारा दिन निकल नहीं रहा था। हमने देखना शुरू कर दिया। हर किसी की हरकत अजीब हो चली थी। लड़कियां बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी थी और जॉन अंकल ने खुद को रस्सी बांध ली थी और उन्होंने एक बड़ी सी पाइप से खुद को बांध लिया था। उन्होंने उस रस्सी की गांठें बहुत ज़्यादा दे रखी थी। वो शायद भूख को संभालना चाहते थे, लेकिन क्यों? इसके बाद मैंने देखना शुरू किया।
हर कोई जैसे ज्यादा आक्रामक हो रहा है। वहां वो 3 लड़के आपस में लड़ना शुरू हो चुके थे। मुझे नहीं पता बात कहां से शुरू हुई, लेकिन वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। 2 लड़के एक तरफ हो चुके थे, जबकि एक लड़का उन दोनों से लड़ रहा था। वो दोनों जैसे उसे धक्का देते देते अब जोर से मारना शुरू हो गए थे। पहले तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया तो मैंने सोचा उनकी लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। वो तीनों मुझे धक्का दे रहे थे जैसे वो खुद ही उस मैटर को सॉल्व करना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे लड़ते गए, एक दूसरे पर सामान मारते रहे। उन दोनों लड़कों ने बड़ी बड़ी रॉड से उस अकेले को जैसे जान से मार दिया, अधमरा कर दिया उसे, और वहीं पर फेंक कर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या उसे बचाने के लिए कोई आएगा? मैंने पट्टियां उसके सर पर बांध दी। उसका शरीर अधमरा हो चला था, सांस जैसे रुकने की कगार पर थी। उसके बाद वहां कोई हरकत नहीं हुई। हर कोई जैसे अपने अपने कमरे में जा चुका था। जॉन अंकल ने भी उस रस्सी को खोला और वो थोड़ी ऊंचाई पर जैसे लटक गए और खुद को बांध लिया। मुझे समझ में नहीं आ रही थी जॉन अंकल कर क्या रहे हैं। क्या वो सबसे बच रहे हैं इतनी ऊंचाई पर चढ़कर? नीचे वाली पाइप भी उन्होंने तोड़कर ऊपर ही खींच ली थी, और वो ऐसी जगह पर थे जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? इसका पता मुझे 9वें दिन शाम को पता चल गया, जब वो दोनों लड़के बाहर आकर इधर उधर देख रहे थे। वो दोनों जैसे कोई प्लानिंग कर कर आए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी, भूख से मेरा बुरा हाल हो चला था। वो उड़ता हुआ सामान, अपने आप गिरते हुए टेबल, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। वो काले साए जो हमारे आसपास मंडरा रहे थे, उससे कोई डर ही नहीं रहा था। भूतों से जैसे किसी को डर ही ना हो, हम तो इंसानों से डर रहे थे। मैं देख रहा था वो दोनों लड़के जैसे उन 2 लड़कियों पर नजर रखे हुए थे। एक लड़की जो पतली सी थी, वो बहुत ज्यादा हंस रही थी। कमजोर सी वो जैसे कुर्सी पर बैठी थी, और वो दोनों लड़के उसे घूरे जा रहे थे। वो लड़का जिसकी वो पिटाई कर चुके थे, वो तो बहुत पहले ही मर चुका था। आखिर ये उस लड़की के साथ कुछ करना तो नहीं चाहते? वो दोनों जैसे उस लड़की पर टूट पड़े। उनके हाथ में तेज धार हथियार थे। उन्होंने अंदर की खिड़कियों को तोड़कर उस कांच से वो हथियार बनाए हुए थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने मुझ पर वार करना शुरू कर दिया। एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। मैंने उसे सर से पकड़ा और पीछे की तरफ फेंक दिया। मैं उससे बचना चाहता था, लेकिन वो जैसे मुझ पर भी वार कर रहा था। वो लड़की मेरे साथ आ गई। वो भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो उस कांच से मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। मेरे शरीर पर कट के निशान पड़ रहे थे। लेकिन तभी मुझे नहीं पता मेरे साथ हुआ क्या, जैसे मेरे शरीर में अजीब सी जान आ गई। मैंने अपने हाथ से उस लड़के की गर्दन को एक झटके में ही मरोड़ दिया। मैंने उसका सर 2 बार घुमा दिया और उसकी गर्दन बिल्कुल टूट गई। अधमरा हुआ वो वहीं पर पड़ा था, और मुझे नहीं पता मेरे कदम कब आगे बढ़ गए और मैंने दूसरे लड़के को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरे शरीर के अंदर कोई आत्मा आ चुकी थी। मैं ये कर क्या रहा हूँ? मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, मेरी जबान हिल नहीं रही थी। मैं क्या करता? मैंने अपने हाथों से उन 2 लड़कों को मार दिया था। मेरी नज़र उस पतली सी लड़की पर पड़ी। उस एक लड़के ने तो उस तीखे कांच से उसे मौत के घाट उतार दिया था। उसका खून जमीन पर बह रहा था। मैं जॉन अंकल की तरफ देख रहा था। वो वहीं ऊपर लटके हुए नीचे डरी हुई आंखों से देख रहे थे। मैं जानता हूं वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए पहले ही ऊपर चढ़ गए हैं। लेकिन मेरी जबान क्यों नहीं हिल रही? मेरा शरीर अपने आप क्यों जल रहा है? तभी मुझे एक झटका सा महसूस हुआ। मैं जैसे बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे मेरे शरीर पर कंट्रोल मिल चुका था। मेरे पास खड़ी वो लड़की मुझसे डर रही थी। उसने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए थे। वो पीछे को हट रही थी, जैसे मैं उसके लिए खतरा हूं। मुझे नहीं पता कब उसने उस लाठी को उठाया और वो मुझ पर वार करने लगी। आखिर उसे क्या हो गया? वो मुझ पर वार क्यों कर रही है? लेकिन मुझे खुद को बचाना है। वो आत्मा, वो शक्ति जो मुझ में आई थी, वो अब मेरी मदद नहीं कर रही थी। जैसे वो लड़की ज़्यादा ताकतवर हो गई थी।
वो बार बार मुझ पर हमले कर रही थी। मैं उसे पीछे धक्के देते जा रहा था, लेकिन तभी मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने वो तीखी रॉड अपने सर के आर पार कर ली। वो मुझ पर हमला करने ही वाली थी, जैसे उस रॉड को उसने अपने हाथों से अपने सर के आर पार कर लिया। उसने अपनी जान खुद ही ले ली थी। अब इस हॉल में मैं और मिस्टर जॉन ही बचे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था यहाँ हो क्या रहा है। उस रात मैं सोचता रहा, क्या मेरे अंदर वो आत्मा आ जाएगी? क्या मैं जॉन अंकल को मार दूंगा? लगभग रात के 12 बजे तक जॉन अंकल वहीं ऊपर चढ़े रहे। वो जानते थे खाने के लिए नीचे कुछ नहीं है। मांस वो शायद खाना नहीं चाहते थे। उनका शरीर भी अपने आप हिल रहा था, लेकिन वो जैसे पूरे कंट्रोल में थे। यहाँ हर कोई आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, मैं भी। लेकिन जॉन अंकल ऊपर चढ़े हुए जैसे अब भी जिंदा थे। मैं 12 बजे तक वहीं देखता रहा। क्या हम दोनों भी एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे? ना तो जॉन अंकल नीचे आए और ना ही मेरे शरीर में वो आत्मा आई। उसके बाद मैंने ही जॉन अंकल को कह दिया, जॉन अंकल, नीचे खाने को कुछ नहीं है, आप ऊपर ही लटके रहना। मुझे लगता है यहाँ भूत प्रेत मौजूद हैं। मेरे शरीर में भी आए थे। मैंने 2 लोगों को जान से मार दिया। मैं आपको भी मार सकता हूँ, या हो सकता है मैं खुद को मार लूँ। उस लड़की ने अपनी जान क्यों ली? जॉन अंकल, क्या आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? आप तो पहले ही ऊपर चढ़ गए ना, आप जानते हो। उन्होंने उस रात कोई जवाब नहीं दिया। ये 10वां दिन था और आज रात ही हमें यहाँ से रिहाई मिलने वाली थी। समय चल रहा था और लगभग 12 घंटे का समय ही बचा था। रात के 8 बजे, सुबह के 8 बज चुके थे। हमें 12 घंटे इंतजार करना था। मैं जॉन अंकल की तरफ देखे जा रहा था। मुझे उन पर यकीन नहीं था कब वो नीचे आए, मुझे जान से मार दे। मैं जिंदा रहना चाहता था। उस पूरे दिन भूख से, प्यास से मैं बिलखता रहा, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। मैं किसी का मांस खाकर जिंदा नहीं रह सकता था। यहाँ पर 5 लाशें पड़ी थी, लेकिन मैं और जॉन अंकल उन लाशों को खाना नहीं चाहते थे। भूख से हम मर जाते, लेकिन ऐसा काम नहीं करते। रात के 8 बज चुके थे। निर्णय का समय था। वो दरवाज़ा पूरे 8 बजे खुल गया और वहाँ बड़ी बड़ी बंदूकें लिए बहुत सारे आर्मी ऑफिसर खड़े थे। वहाँ वो पीली टोपी वाला बड़ी सी बंदूक लेकर मेरी तरफ ताने हुए मुझसे सवाल कर रहा था, मुझे वो डायरी दे दो। वो डायरी जल्दी से मेरी तरफ फेंको, कोई हरकत करने की कोशिश मत करना। मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या क्या होता है। मैं भी नया आया हूँ। मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना। मुझे और कोई काम नहीं है। मैं कुछ नहीं करूँगा, किसी को नहीं मारूँगा। मुझे ये सारी डायरीज चाहिए, जो भी इसमें लिखा है मुझे वो सब चाहिए। तभी मैंने आवाज़ लगाई, आपके पास तो सारी रिकॉर्डिंग्स है ना? आपने कैमरे लगाए हुए हैं, यहाँ जो जो घटा वो सब रिकॉर्डिंग में है ना? उस पीली टोपी वाले ने जवाब दिया, यहाँ कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। मैंने सुना था, सच में मैंने देखा, कोई कैमरा काम नहीं करता। यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होती, सिर्फ लाइव देख सकते हैं और सब कुछ मिट जाता है। ए लड़के, क्या तू जानता है? तुझे कुछ ज़्यादा पता है तो बता। तेरे अंदर तो वो आया था ना? तभी जॉन अंकल ने आवाज़ लगाई, ए लड़के, अपने कमरे में जा। ए लड़के, जल्दी से अपने कमरे में जा। जिंदा रहना चाहता है तो कमरे में भाग। तभी वो पीली टोपी वाला कहने लगा, कोई यहाँ से हिला तो गोलियों से भून दिया जाएगा। हिलने की कोशिश मत करना। मैं नहीं जानता यहाँ पर क्या क्या होता है, लेकिन हिलना मत। जॉन अंकल बार बार कह रहे थे, ये लड़के जल्दी भाग, यहाँ पर गोलियां चलने वाली हैं, जल्दी भाग। तुझे गलती से भी कोई गोली ना लग जाए, निकल यहाँ से। मैंने देखा जॉन अंकल ऊपर से नीचे उतरे और वो अपने कमरे की तरफ भागने लगे। मेरी नज़र उन ऑफिसर्स पर थी जिनकी हाथ में बंदूकें थी। उनकी बंदूकों की नोक एक दूसरे की तरफ कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। वहाँ गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन निशाना मैं और जॉन अंकल नहीं थे। वो एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे।
हर ऑफिसर एक दूसरे को गोलियों से भून रहा था। वहां लाशें बिछ रही थी। वो पीली टोपी वाले को सबसे ज्यादा गोलियां पड़ी। मैं अपने कमरे की तरफ भाग रहा था। गोलियों की जैसे वहां बारिश हो रही थी। मेरे आसपास से भी शायद गोलियां निकली हों। मैं तो भागकर कमरे में छिप गया। लगभग आधे घंटे तक वहां गोलियों की आवाजें, बम की आवाजें आती रहीं। मैं डरा हुआ बाहर नहीं निकल रहा था। आधे घंटे बाद वहां मातम पसर गया, जैसे बिल्कुल शांति, कोई मौजूद ही ना हो। मैंने सुना जॉन अंकल मेरे कमरे में आ चुके थे। वो मुझे कहने लगे, चल बेटे निकल यहां से, तू भी अच्छा लगता है तभी जिंदा बच गया। मैं नहीं जानता यहां पर क्या हुआ, लेकिन वो आदमी जॉन अंकल मुझे बाहर जाने को कह रहे थे। मैं उनके साथ बाहर निकलने लगा और उनसे पूछ रहा था, क्या ये लोग हमें बाहर जाने देंगे? मैंने 2 कत्ल किए हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या वो आर्मी वाले हमें जाने देंगे? तो जॉन अंकल चलते चलते बता रहे थे, हाँ जाने देंगे, क्योंकि जो भी ये सब जानता है वो मर चुका है। हर कोई मर चुका है, सिर्फ हम ही जिंदा हैं। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ ये डायरी जिस पर हमारे नाम ही लिखे होंगे और कुछ नहीं, और ये भी अपने आप जलकर भस्म हो जाएंगी। वो डायरी मेरे हाथ में जैसे राख बन चुकी थी। हर शब्द मिटाया जा चुका था। शायद सबकी डायरी ऐसी ही हुई होगी। उस बंकर से बाहर आना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उन लाशों के ढेर को देखना बहुत मुश्किल था। यहां हुआ क्या है? सबने एक दूसरे को मार डाला। वो किट पहने लोग जो स्क्रीन पर बैठे थे वो भी नीचे गिरे पड़े थे, खून ही खून। उस बंकर से हम बाहर आए। इधर उधर उस पीहड़ में कोई नजर नहीं आ रहा था। बहुत सारी गाड़ियां पड़ी थी, बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। हमारे कदम आगे बढ़ते रहे। मेरी नज़र उन्हीं ऊंचे ऊंचे टावर पर थी जिन पर स्नाइपर्स बैठे हुए हैं। शायद वो हमें यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन हमारे कदम आगे बढ़ते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं अब जॉन अंकल से जानना चाहता था हमारे साथ हुआ क्या है, यहाँ हुआ क्या है। उसके बाद जॉन अंकल ने बताना शुरू किया, मैं यहाँ तीसरी बार आ चुका हूँ। तुम्हें पता है ये लोग $50,000 ही देते हैं। मैं भी एक सड़क पर भीख मांगा करता था। सबसे पहले इन्होंने उठाकर मुझे यहाँ पर लाया था। यहाँ मैं 2 बार पहले भी ये मंजर देख चुका हूँ। ये कैसी जगह है जो शापित है? यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं या शैतानी शक्तियाँ रहती हैं? जो भी यहाँ रहने लगता है उसमें शैतानी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, जैसे उससे अपने काम करवाती हैं। लेकिन ये राज यहीं दफन हो जाता है। जो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आता है, भले ही वो इंसान हो या सरकार, वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं तो बस यहाँ पर पैसे कमाने आता हूँ। मैं हर बार नई जगह पहुँच जाता हूँ। ये इसी तरह होमलेस भिखारियों को उठा उठा कर यहाँ पर लाते हैं। मैं तीसरी बार यहाँ पर आ चुका हूँ। हर बार सरकार यही सोचती होगी, वो लोगों को इस बंकर में भेजती है, जिंदा कोई वापस बाहर नहीं आता। ये कैसा शाप है जो हर किसी को ले डूबता है। हमारे बारे में कोई कभी पता लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जिंदा है ही नहीं। अगर मौका मिले तो दोबारा तुम यहाँ पर आओगे। तुम्हें पहले से पता होगा यहाँ पर क्या होता है। ये आत्मा उसे नुकसान पहुँचाती हैं जो फायदे के लिए आता है, इस राज को बाहर ले जाने के लिए आता है, या इसका फायदा उठाने के लिए आता है। तुम तो बस अपना पैसा कमाने के लिए आए थे, जैसे मैं। बाकी सब अंदर सरकार के भेजे हुए एजेंट या आर्मी ऑफिसर या इसी तरह खुफिया जानकारी पाने वाले लोग थे जो मारे गए। हमारे बीच भी जो थे वो सब यही थे। मैं जॉन अंकल से जानना चाहता था, ये बंकर कब बने, ये शैतानी शक्तियाँ कब आईं? लेकिन इसका जवाब जॉन अंकल के पास नहीं था। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर बस 3 बार आया हूँ। बस मैं यही जानता हूँ जितना तुम जानते हो।
यहाँ शैतानी शक्तियाँ हैं, वो सिर्फ उसी को छोड़ती है जो साफ दिल है, जैसे हम। बाकी मुझे पता नहीं, बाकी सबको ये मार देते हैं। जब मैं पहली बार आया था सबने सच बोला था। वहाँ पर 5 लोग तो ऐसे थे जो आर्मी ऑफिसर थे, एक था जो यहीं पर पहले काम किया करता था और एक मैं। उस दिन सिर्फ मैं ही बचा था, हर कोई मारा गया था। मुझे क्यों छोड़ दिया उस आत्मा ने मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं ही बचा हूँ तीसरी बार। शायद जो साफ दिल होता है उन्हें वो छोड़ देते हैं। जॉन अंकल की बातें सुनते सुनते उस बीहड़ से बाहर आने में बहुत समय लग गया। शाम हो चली थी और हम उस बड़ी सी सलाखों के पार आ चले थे। वो बड़ा सा गेट जिसे खोलने में परेशानी तो हुई, वहाँ बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन उसे हमने खोल ही लिया। किसी ने हमें नहीं रोका, किसी ने हम पर गोली तक नहीं चलाई। हम बड़े आराम से यहाँ से निकल चले थे। शायद किसी को पता भी नहीं लगेगा हम कभी यहाँ आए थे। वो शैतानी शक्तियाँ कोई सबूत नहीं छोड़ती, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। वहाँ उस गेट से दूर जाते जाते मैं देखना चाहता था ये जगह कौन सी है, हम कहाँ पर आए हैं। मेरी नज़र पीछे लगे उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर एरिया 51 लिखा था। सिर्फ इतना पढ़ा मैंने और मैं आगे की तरफ बढ़ गया। मन में कई ख्याल थे, ये जगह तो किसी और चीज़ के लिए फेमस है ना। मैंने सुना था यहाँ पर सीक्रेट बेस है, एलियन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। क्या यहाँ पर ये सब होता है? क्या यहाँ और भी बंकर मौजूद हैं? यहाँ पर और क्या क्या होता है मैं नहीं जानता। बस मेरे मन में एक ही ख्याल था, एरिया 51, जहाँ से मैं जिंदा बाहर आ गया था।